मूवी नरेशन इन दी प्रेजेंटिंग मंगलवारम। कहानी की शुरुआत में हमें दो बच्चों को दिखाया जाता है जिनका नाम रवि और सैलू होता है। रवि और सैलू दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। रवि की माँ की मौत हो चुकी है, इसलिए वो अपने पिता के साथ ही रहता है जो कि क्रूर स्वभाव के होते हैं। सैलू की माँ की भी मौत हो चुकी है, इसलिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सैलू की दूसरी माँ उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। सैलू की दूसरी माँ की बातों में आकर उसके पिता भी उसे प्यार नहीं करते, इसलिए वे दूसरे गांव में रहते हैं, जबकि सैलू अपनी नानी के साथ ही रहती है। एक दिन रवि सैलू के लिए अपने हाथों से काजल बनाकर लाता है और उसे लगाने का बोलता है। सैलू उसके कहने पर काजल लगा लेती है। रवि बोलता है कि काजल बहुत अच्छा लग रहा है। ये लोग कुछ देर बातें करते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में इन्हें एक कुत्ते का बच्चा मिलता है जो कि कुएं में फंस गया था। दोनों मिलकर उस कुत्ते के बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं। दोनों आज बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने आज किसी बेजुबान की जान बचाई थी। एक दिन सैलू के माता पिता सैलू के पास आते हैं। वे सैलू के नानी से सैलू की माँ की जमीन को बिचवाना चाहते थे, लेकिन नानी जमीन बेचने से मना कर देती है। वो बोलती है कि सैलू के भविष्य में ये जमीन काम आएगी। ये लोग जमीन को बार बार बेचने का बोलते हैं, लेकिन सैलू की नानी मना कर देती है, इसलिए वे मुंह फुलाकर यहाँ से चले जाते हैं। सैलू अपने पिता से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसका पिता उसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। सैलू आज बहुत दुखी होती है, इसलिए वो मंदिर चली जाती है और वहीं पर बैठकर रोने लगती है। तब तक यहाँ पर रवि आ जाता है। रवि बोलता है कि क्या हुआ सैलू, तुम रो क्यों रही हो। सैलू रवि को सारी बात बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। तब रवि उसे सहारा देता है और बोलता है कि सैलू तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रवि की बातों से सैलू को सुकून महसूस होता है। इसके बाद दोनों मिलकर मंदिर में दिया जलाते हैं। तब तक यहाँ पर रवि के पिता आ जाते हैं। वे बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बंडल लाने के लिए भेजा था और तुम यहाँ पर खेल रहे हो। वे रवि को मारते हुए यहाँ से ले जाते हैं। अगली सुबह जब नानी सैलू के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि सैलू के पहले पीरियड शुरू हो गए हैं, इसलिए वो बेचारी कोने में बैठकर रो रही थी। तब नानी उसे संभालती है और बोलती है कि बेटा, ये तो हर औरत के जीवन का हिस्सा है, मैं भी इस दौर से गुजरी हूँ। उसी रात रवि के घर में आग लग जाती है। सुबह जब सैलू को पता चलता है कि रवि के घर में आग लग गई है और रवि उसमें जलकर मारा गया है, तो सैलू को इससे बहुत दुख होता है, क्योंकि सैलू का नानी के अलावा सिर्फ रवि ही दोस्त था। वो बहुत दुखी होती है। अब धीरे धीरे समय के साथ साथ कई साल बीत जाते हैं। एक रात गांव में कोई इंसान अपने दोनों हाथों और सिर पर आग रखकर नदी की तरफ चला जाता है। अगली सुबह कुछ लोग दीवार की तरफ देख रहे थे। यहाँ दीवार पर कुछ लिखा था, लेकिन इन लोगों को पढ़ना नहीं आता था। तब तक यहाँ पर काशी और पुली आ जाते हैं। पुली अंधा होता है, इसलिए काशी पुली को अपना आंखों देखा हाल सुनाता रहता है। भीड़ को देखकर काशी और पुली यहाँ पर आ जाते हैं। काशी को पढ़ना आता है, इसलिए वो इन्हें पढ़कर सुनाता है कि दीवार पर क्या लिखा है। दीवार पर लिखा था कि डैनियल की बीवी का चक्कर किसी दूसरे आदमी से चल रहा है, इसलिए डैनियल की बीवी और वो आदमी मंगलवार को मारे जाएंगे। यहाँ पर डैनियल भी होता है। आज मंगलवार होता है, इसलिए डैनियल अपने घर की तरफ भागता है। इधर एक आदमी अपने खेतों में काम करके अपने घर की तरफ आ रहा था। रास्ते में उसे वही कुआं मिलता है जिसमें रवि और सैलू ने एक कुत्ते की बच्चे की जान बचाई थी। वो आदमी यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर डैनियल की पत्नी और एक आदमी मरे हुए पड़े हैं। वो आदमी यहाँ पर सभी लोगों को बुला लेता है। तब तक यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। इस ऑफिसर का नाम माया होता है। यहाँ एक कैमरामैन भी होता है जिसका नाम शिवा होता है। शिवा इसी गाँव में रहता है। शिवा यहाँ पर डेड बॉडीज की फोटो खींचता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इनकी मौत जहर खाने की वजह से हुई थी। माया बोलती है इन डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए शहर ले जाना पड़ेगा। गांव वाले बोलते हैं कि आप इन्हें इस तरह नहीं ले जा सकते, इन्हें ले जाने से पहले आप हमारे मालिक प्रकाश से पूछ लीजिए। दरअसल प्रकाश यहाँ का जमींदार होता है। सभी लोग इसी का कहना मानते हैं। प्रकाश अपने पिता से बहुत नफरत करता है क्योंकि उसने अपनी सारी जायदाद गांव वालों की भलाई में खर्च कर दी थी। उसके लिए सिर्फ कटाड़ा गाड़ी और थोड़ी सी जमीन छोड़ी थी। जब प्रकाश यहाँ पर आता है तो माया डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए शहर ले जाने का बोलती है। प्रकाश बोलता है कि साफ साफ दिख रहा है कि इनके चक्कर का पता गांव वालों को पता चल गया था। शर्म के कारण इन दोनों ने जेल पी लिया।
अब इन दोनों को ले जाओ और जला दो। बेचारी माया कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि सभी लोग प्रकाश का साथ दे रहे थे। फिर भी वो इस केस की तह तक पहुंचने का डिसीजन लेती है। इसके बाद इन दोनों की डेड बॉडीज को जला दिया जाता है। कुछ दिन बाद हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम विश्वनाथ होता है। विश्वनाथ का यहाँ पर एक क्लिनिक होता है। विश्वनाथ की बीवी और बेटी की मौत पहले ही हो चुकी थी, इसलिए अब वो अकेला ही रहता है। एक दिन विश्वनाथ के क्लिनिक पर एक कपल अपनी बेटी को लेकर आता है क्योंकि उसकी बेटी बहुत बीमार थी, उसे पीलिया हुआ था। डॉक्टर बोलता है कि इस बच्ची को शहर में लेकर जाओ, वहीं पर इसका अच्छे से इलाज हो सकता है। लेकिन कपल के पास शहर के हॉस्पिटल में इलाज करवाने के पैसे नहीं होते। तब डॉक्टर उनकी मदद करता है और उन्हें कुछ पैसे दे देता है। इधर एक पंडित और उसकी पत्नी गांव के मेले के बारे में बात कर रहे थे। पंडित बोलता है कि मेला शुरू होने वाला है। मेला सोमवार रात को शुरू होगा और मंगलवार रात को खत्म हो जाएगा क्योंकि महालक्ष्मी माता का पसंदीदा दिन मंगलवार है। लेकिन हमारे पास मंदिर की मरम्मत करवाने के लिए पैसे नहीं है। तब पंडित की पत्नी पंडित को जमींदार प्रकाश के पास जाने का बोलती है। तब पंडित प्रकाश के पास जाता है। वो प्रकाश से बोलता है कि मुझे मंदिर की मरम्मत के लिए कुछ पैसे चाहिए। लेकिन प्रकाश नास्तिक होता है, इसलिए वो पैसे देने से मना कर देता है। तब प्रकाश की पत्नी राजेश्वरी पंडित को अपने पास बुलाती है और उसे कुछ पैसे दे देती है। पंडित के यहाँ से जाने के बाद प्रकाश राजेश्वरी से बोलता है कि तुमने पंडित को पैसे क्यों दिए। राजेश्वरी बोलती है कि हमें धर्म का काम करते रहना चाहिए। इधर माया कांस्टेबल के साथ गांव की तरफ आ रही थी। तभी उसे एक मास्क पहने एक आदमी दिखता है और कुछ ही समय में वो गायब हो जाता है। माया उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। खैर, सोमवार को मेले का शुभारंभ हो जाता है। सभी लोग धूमधाम से मेले को एंजॉय कर रहे थे। इधर गांव की एक दीवार पर कोई कुछ लिख जाता है कि कृष्णा का अफेयर नागमणि के साथ चल रहा है, इसलिए वे दोनों मारे जाएंगे। होता भी ठीक ऐसा ही है। अगले दिन कृष्णा और नागमणि की लाश पेड़ से टंगी हुई मिलती है। यहाँ पर प्रकाश और माया भी पहुँच जाती हैं। माया बोलती है कि जरूर इन दोनों को किसी ने मारा है क्योंकि अगर ये खुद से फांसी लगाते तो जरूर नीचे स्टूल रखे होते। इन्हें पहले किसी ने मारा, फिर दोनों की बॉडी को पेड़ से लटका दिया, इसलिए इनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए शहर ले जाना पड़ेगा। प्रकाश इस पर कुछ नहीं बोल पाता। इसके बाद दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए शहर भेज दिया जाता है। इसके बाद गांव के सभी लोग पंचायत करते हैं कि आखिर लोगों को मार कौन रहा है, वो भी महालक्ष्मी माता के पसंदीदा दिन मंगलवार को। आज से कई साल पहले भी ऐसी मौतें हुई थी। तब गांव वालों ने माता को शांत करवाने के लिए एक यज्ञ करवाया। इसके बाद मौतें होना बंद हो गईं। इसके बाद गांव के कुछ लोग यज्ञ करवाने का फैसला लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इससे डिसएग्री होती हैं क्योंकि वे नास्तिक होती हैं। तब ये लोग फैसला लेते हैं कि अगर हमें दीवार पर लिखने वाले का पता लगाना है तो हमें रात में उसे ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद सभी लोग रात में उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं कि आखिर दीवार पर लिख कौन रहा है। काफी ढूंढने के बाद आखिर एक आदमी इन्हें दीवार पर लिखता हुआ मिल जाता है। ये लोग उसे पकड़कर बहुत मारते हैं। इसके बाद उसे पुलिस स्टेशन भेज दिया जाता है। उसी रात डॉक्टर शहर से गांव आ रहा था। रास्ते में उसे एक कुआं मिलता है। कुएं पर उसे एक भूत मिलती है। डॉक्टर के मुंह से उसका नाम निकल जाता है कि सैलू, और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर सैलू अब बड़ी हो गई है। ये वही सैलू होती है जो बचपन में रवि के साथ रहा करती थी। सैलू अब कॉलेज जाने लगी है। सैलू के साथ वही कुत्ता होता है जो उसने रवि के साथ एक कुएं से निकाला था। सैलू दिखने में बहुत सुंदर थी, इसलिए गांव के कुछ लड़के उसके पीछे पड़े रहते थे। एक दिन जब सैलू कॉलेज जाती है तो उसकी मुलाकात एक नए प्रोफेसर मदन से होती है। सैलू उसे देखते ही उसके प्यार में पड़ जाती है। सैलू जब भी कॉलेज जाती वो बस मदन को ही देखती रहती। एक दिन सैलू मदन के लिए खीर बनाती है। वो खीर बनाकर मदन के घर जाने लगती है। तभी बारिश होने लगती है जिससे वो भीग जाती है। सैलू भीगती हुई मदन के घर पहुंच जाती है। मदन सैलू की बनाई हुई खीर खाता है। इसके बाद वो उसे रोमियो जूलियट की कहानी सुनाता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे, जिससे गांव के कुछ लोग जलते थे। एक दिन जब सैलू कॉलेज जाती है तो वो मदन को देखकर चौंक जाती है क्योंकि वो यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ आया हुआ था। सैलू बेचारी हक्की बक्की रह जाती है। जब सैलू मदन से बात करने की कोशिश करती है तो वो सैलू को इंसल्ट कर देता है।
यानी मदन ने सैलू को धोखा दिया था। सैली रोती हुई अपने घर पहुंचती है। तब उसे पता चलता है कि उसकी नानी उसे छोड़कर इस दुनिया से चली गई है। सैलू और भी परेशान हो जाती है कि अब वो करे तो क्या करे। तभी उसे दौरे पड़ने लगते हैं। उसे हर जगह तितली दिखाई देने लगती है। बाहर उसे एक लड़का खड़ा दिखाई देता है। उसके अंदर भी उसे मदन दिखाई देने लगता है, इसलिए वो उसे मदन समझकर प्यार करने लगती है। धीरे धीरे सैलू के दौरे बढ़ जाते हैं। अब उसे लोगों में मदन दिखाई देने लगता है। उसे जब भी मदन दिखाई देने लगता वो उससे प्यार करने लगती, लेकिन जब उसे होश आता तो वो अपने आप को किसी दूसरे लड़के के साथ पाती। सैली ये सब जानबूझकर नहीं कर रही थी, वो तो खुद परेशान थी कि उसे हो क्या जाता है। गांव वाले भी सैलू को बुरी नजर से देखने लगे थे कि वो गंदी लड़की है। इन्हीं सारी परेशानियों से तंग आकर वो सुसाइड करने का फैसला लेती है, लेकिन वो सुसाइड कर नहीं पाती। सैलू अपना खर्च चलाने के लिए लकड़ी की फैक्ट्री में काम करने लगती है। एक दिन फैक्ट्री का मालिक सैलू का शोषण करने के लिए कुछ लोगों को अपने साथ लाता है, क्योंकि गांव वालों की नजर में सैलू गंदी लड़की थी। लेकिन सैलू ये सब जानबूझकर नहीं करती थी, इसलिए वो इनमें थप्पड़ मारती है। तब फैक्ट्री का मालिक सैलू पर चोरी का इल्जाम लगाकर धक्के मारकर यहाँ से निकाल देता है। एक दिन सैलू एक लड़के को अपने घर पर बुलाती है और अपने आप को चाबुक से पिटवाती है। इसके बाद ये दोनों प्यार करने लगते हैं। तब सैलू जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे लड़का डर जाता है और यहाँ से भाग जाता है। एक दिन सैलू तैयार होकर कहीं जा रही थी, तभी गांव के कुछ लोग यहाँ पर आते हैं और उसे पकड़कर प्रकाश के पास ले जाते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि सैलू गंदी लड़की है, उसने गांव वालों को बिगाड़ कर रखा है। तब प्रकाश सैलू को गांव से बाहर निकाल देने का हुक्म दे देता है। सभी गांव वाले सैलू को मार मार कर गांव से बाहर कर देते हैं। अगले दिन हमें पता चलता है कि सैलू ने कुएं में गिरकर अपनी जान दे दी है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ नानी पुलिस थाने में माया से बोलता है कि मैंने कोई हत्या नहीं की है, मैं तो दीवार पर अपना और गुरजा की बहन का नाम लिखने गया था, ताकि गांव वाले समझें कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है और वे हमारी शादी करवा दें। तभी माया के पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट में कुछ ऐसा पता चलता है जिससे वो हत्या करने वाले तक पहुंच सकती है। इधर गांव के लोगों को भी पता चल जाता है कि नानी ने कोई हत्या नहीं की, इसलिए वे लोग गांव के अंदर और बाहर पहरा देने का फैसला लेते हैं, क्योंकि ये लोग पुलिस के भरोसे नहीं बैठ सकते थे। इधर गांव के बाहर रात में हम अपने दोनों हाथों और सिर पर आग रखे हुए एक शख्स को देखते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि पंडित की बीवी होती है। वो ये रिचुअल हर मंगलवार की रात को करती है, क्योंकि महालक्ष्मी माता का पसंदीदा दिन मंगलवार ही होता है। इधर गांव के लोगों को एक आवाज सुनाई देती है। गांव वाले उस आवाज का पीछा करते करते गांव से बाहर चले जाते हैं। दरअसल ये एक ट्रैप होता है, ताकि गांव वालों का ध्यान हटाया जा सके। और ये आवाज गांव के किसी इंसान ने नहीं बल्कि बाहर के किसी इंसान ने दी थी। इधर गांव में डॉक्टर एक दीवार पर लिख रहा होता है। तभी यहाँ पर माया आ जाती है। माया को डॉक्टर पर पहले से ही शक था, क्योंकि पोस्टमार्टम से उसे पता चल गया था कि दोनों डेड बॉडीज में जहर पाया गया था, और ये जहर इंजेक्शन के द्वारा दिया गया था, जो कि कोई डॉक्टर ही दे सकता है। डॉक्टर जल्दी से माया के शरीर में बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। इसके बाद वो उसे बांध देता है। जब माया को होश आता है तब वो डॉक्टर से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। डॉक्टर बताता है कि सैलू गलत नहीं है, उसे तो गलत बनाया गया है। उस दिन जब सैलू मुझे मिली थी, वो अपनी जान देने जा रही थी, तब मैंने उसे रोका और उसे अपनी बेटी मानकर अपने घर ले गया। मैंने उसके टेस्ट करवाए और इलाज के लिए शहर ले गया। वहाँ मुझे पता चला कि सैलू को सेक्सुअल डिसऑर्डर की बीमारी है, और यह बीमारी किसी इंसान को तब होती है जब बचपन में उसका शोषण हुआ हो या अकेलापन हुआ हो। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, बस मरीज को खुश रखने से ये ठीक हो सकता है। जैसे जैसे सैलू का टेंशन कम होने लगा, वो ठीक होती जा रही थी, लेकिन फिर भी उसके मन में कुछ कमी खल रही थी। तभी उसके जीवन में एक इंसान की एंट्री होती है, जो सैलू की जिंदगी बदल सकता था। इधर हम वासु को देखते हैं, जो जंगल में किसी का पीछा कर रहा था। तभी एक मास्क पहने इंसान वासु पर हमला कर देता है। दोनों में लड़ाई होने लगती है, लेकिन वासु उस पर भारी पड़ता है। तभी सैलू का कुत्ता आ जाता है और वासु पर हमला कर देता है। तब वो मास्क पहने इंसान वासु पर त्रिशूल से वार करता है, जिससे वासु मारा जाता है। यहाँ में पता चलता है कि मास्क पहने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि रवि था, जो आग में जलकर नहीं मरा था, वो तो बच गया था।
रवि के बचपन में रवि के पिता ने सैलू का शोषण करने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक रवि वहां पर आ गया था और सैलू यहाँ से भाग गई। यानी सैलू का बचपन से ही शोषण होते आ रहा था, इसलिए उसे ये बीमारी हुई थी। उसके पिता की ऐसी हरकत को देखकर रवि अपने पिता को मार देता है और अपने घर में आग लगा देता है। इसके बाद रवि माता के मंदिर में आ जाता है। वहाँ पर माता का एक मुखौटा रवि के पास उड़कर आ गया था। तब रवि ने इस मुखौटे को ही अपनी पहचान बना लिया था। इसके बाद रवि कभी भी सैलू के सामने नहीं आया, क्योंकि अपने पिता की ऐसी हरकत के कारण उसे सैलू के सामने जाने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन वो सैलू के हमेशा आसपास ही रहता, वो उसका ख्याल रखने की कोशिश करता। लेकिन आज डॉक्टर रवि को सैलू से मिलवा देता है। सैलू रवि को देखकर खुश भी होती है और दुखी भी, क्योंकि वो अपवित्र हो चुकी थी। इस पर रवि बोलता है कि तुम मेरे लिए आज भी पवित्र हो, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम दोनों कल ही शादी करेंगे और यहाँ से दूर चले जाएंगे। सैलू खुश हो जाती है और अगले दिन वो तैयार होकर रवि के पास जा रही थी। तभी गांव के लोग उसे पकड़कर प्रकाश के पास ले जाते हैं। तब प्रकाश ने उसे गांव से बाहर जाने का हुक्म दे दिया था। दरअसल सैलू ने कोई आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसे मारा गया था। दरअसल राजेश्वरी का अफेयर वासु के साथ चल रहा था। इस बात का पता सैलू को चल गया था। राजेश्वरी ने बदनामी से बचने के लिए कुछ लोगों को अपने साथ लिया और सैलू को मरवाकर कुएं में फेंकवा दिया। अब तक सिर्फ उन्हीं लोगों को मारा गया था जिन्होंने सैलू को मारा था। अब सिर्फ राजेश्वरी ही बची थी। अब राजेश्वरी की हरकतों के बारे में प्रकाश को पता चल जाता है। प्रकाश भले ही नास्तिक था, लेकिन वो हमेशा न्याय की बात करता था, इसलिए वो राजेश्वरी को जलाकर मार देता है। अगले दिन जब गांव वालों को पता चलता है कि राजेश्वरी की मौत हो गई है, तब गांव वाले प्रकाश के घर पर आ जाते हैं। तब प्रकाश उन्हें बताता है कि राजेश्वरी ने माता को खुश करने के लिए अपनी जान की आहुति दे दी है। इस पर गांव वाले राजेश्वरी की जय जयकार करने लगते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर प्रकाश का इलाज करने के लिए आता है, तो वो प्रकाश से बोलता है कि तुमने राजेश्वरी को गांव वालों की नजर में महान क्यों बनाया। प्रकाश बताता है कि गांव वाले राजेश्वरी को महान मानते थे, वे उस पर बहुत विश्वास करते थे। अगर मैं उन्हें सच बता देता तो उनका विश्वास टूट जाता। अब यहाँ पर एक और राज खुलता है कि जब सैलू को मारा गया था, तब वहाँ पर मारने वालों के अलावा कोई नहीं था। तो फिर डॉक्टर और रवि को कैसे पता चला कि सैलू को किसने मारा है। दरअसल पुली कोई अंधा नहीं था, वो तो बस अंधे होने की एक्टिंग करता था ताकि लोग उस पर तरस खाकर खाने पीने को देते रहें। एक दिन जब पुली जंगल में शराब पी रहा था, तब उसने लोगों को सैलू को मारते हुए देख लिया था। जब डॉक्टर और रवि गांव में वापस आए, तब पुली ने उन्हें बताया कि सैलू को किसने मारा है। इसके बाद डॉक्टर और रवि मिलकर उन लोगों को मार देते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।